हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई कैपिलरी ट्यूब किसी लिक्विड के अंदर डालते हो तो उस लिक्विड के अंदर जो आपका कैपिलरी जो है उसके अंदर का लिक्विड या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे अगर आपने वाटर लिया है तो लिक्विड का लेवल ऊपर उठ जाएगा और मर्क्यूरी लिया है तो नीचे चला जाएगा। यहां पे हम देखेंगे कि कितने हाइट तक ये लिक्विड उठता है। जैसे मान लो आपने कैपिलरीज के अंदर डाला पानी के अंदर और ये h हाइट तक वाटर ऊपर उठ गया, तो ये h हाइट किस पे डिपेंड करेगा? इसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कैपिलरी राइज के लिए डिराइव करेंगे और फॉल के लिए भी वही इक्वेशन वैलिड होगा। जैसे अगर आपके पास कोई इक्वेशन आया, उसमें वैल्यूज डालने पर आपको h का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि कैपिलरी राइज हुआ है, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अगर आपका वैल्यू -2 सेंटीमीटर आता है इक्वेशन का यूज करके, इसका मतलब वहां पे कैपिलरी फॉल हुआ है। ठीक है, तो हम कैपिलरी राइज का एग्जांपल लेके इक्वेशन डिराइव करेंगे और वही इक्वेशन, वही एक्सप्रेशन फॉल के लिए भी वैलिड होगा। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो प्रेशर डिफरेंस मेथड है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद एक और तरीका है जो कि फोर्स मेथड होता है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस मेथड से। अब देखो, जैसे मान लो आपका लिक्विड जो है कैपिलरी के अंदर, आपको पता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये राइज होता है और राइज होने के बाद एक मोमेंट के बाद जाके वो रुक जाएगा। कब रुकेगा? देखो, ये जितना भी लिक्विड कॉलम ऊपर गया है यहां से लेकर यहां तक, इस लिक्विड कॉलम पे दो प्रेशर, एक तो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है जो उसको नीचे की ओर दबा रहा है और ये कॉनकेव साइड का प्रेशर है, और एक बाकी बचा हुआ लिक्विड जो है ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस तरीके से। और इन दो प्रेशर के बीच में यहां पे ये लिक्विड कॉलम आपका स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ऊपर के साइड से जो प्रेशर पड़ रहा है और नीचे के साइड से जो प्रेशर पड़ रहा है वो इक्वल है। तो हम इसी बात का यहां पे यूज करने वाले हैं। अब देखो, नीचे का जो प्रेशर है वो एक्चुअली में लिक्विड कॉलम का ही प्रेशर है। h हाइट का लिक्विड कॉलम यहां पे प्रेशर क्रिएट करेगा और लिक्विड कॉलम में ये जो प्रेशर होता है, इसको मान लो हम लोग P लिख देते हैं। इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh, जहां पे h लिक्विड कॉलम का हाइट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ρ लिक्विड कॉलम का डेंसिटी है। तो नीचे से तो भाई प्रेशर इतना लग रहा है। अच्छा, ऊपर से ये कॉन्केविटी की वजह से, जो सरफेस आपका कॉन्केव है उसके वजह से एक प्रेशर उसको नीचे की ओर दबा रहा है। पर ये जो एक्सेस प्रेशर है इसका क्या वैल्यू है? हम लोगों ने ड्रॉप्स एंड बबल्स में देखा था कि अगर आपके पास एक ड्रॉप है और ड्रॉप में एक फ्री सरफेस होता है जो कि कर्व्ड होता है या फिर कॉन्केव होता है, तो अगर मान लो बाहर का प्रेशर यहाँ पे PO है, अंदर का प्रेशर PI है, तो हमने देखा था कि अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होगा क्योंकि हमेशा कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर होता है PI माइनस PO जो उसको बाहर की ओर लग रहा है, इस प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा था 2T/R, और R इस ड्रॉप का रेडियस था, या फिर आप बोल सकते हो ये जो आपका कॉन्केव सरफेस है उसका रेडियस R है। तो इसका मतलब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 2T/R, यहां से जो प्रेशर लग रहा है वो 2T/R का प्रेशर लग रहा है। R यहां पे जो कॉन्केव सरफेस है इसका कर्वेचर है। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी देखो, ये आप सरफेस देख सकते हो, ये फ्री सरफेस है और ये फ्री सरफेस आप देखोगे तो एक स्फीयर का ही पार्ट है इस तरीके से। तो इस कॉन्केव सरफेस की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है और वो प्रेशर है 2T/R। ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इक्वल हो जाते हैं तो आपका जो लिक्विड ये कॉलम है वो राइज होना बंद हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो राइज होता चला जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो राइज होना बंद हो जाएगा। ये दोनों प्रेशर इक्विलिब्रियम में इक्वल हो जाते हैं। सो 2T/R कैन बी रिटन एज ρgh। अब ये R याद रखना, ये एक्चुअली में जो रेडियस है वो इस कॉन्केव सरफेस का रेडियस है, जो आपका मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस का रेडियस है। और इस मेनिस्कस के रेडियस को देखोगे तो इसका सेंटर मान लो यहां कहीं होगा, और ये आपका रेडियस R हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, यहां पे अब अगर मैं इस लाइन को यहां से जोड़ दूं तो ये आपका स्मॉल आर है, और स्मॉल आर आपकी कैपिलरी के, जो आपका सिलिंड्रिकल कैपिलरी है उसका रेडियस है, ठीक है। और हम लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनाया जाता है? देखो यहां पे अगर आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दो तो सॉलिड सरफेस से जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आप सिंपल ज्योमेट्री का यूज करोगे तो ये एंगल थीटा है, और आप देखोगे तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा। नाउ दिस टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी थीटा हो जाएगा। दिस इज सिंपल ज्योमेट्री, ओके। तो आपका ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, बाकी मैं हटा देता हूं यहां पे, ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। नाउ इस पूरे पार्ट में अगर देखो और आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करो तो मैं इसको O बोल देता हूँ, इसको मैं E बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। इस ट्राइंगल में आप cos थीटा निकाल लो, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ? cos थीटा इज एडजेसेंट R, साइड्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ, एडजेसेंट R अपॉन हाइपोटेनस R, ठीक है। तो यहां से आपको R का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज R अपॉन cos थीटा। ये सीधा सीधा आप क्या करो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो कैपिटल R दिख रहा है ना उसकी जगह पे स्मॉल r अपॉन cos थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये 2t बाय r, कैपिटल R की जगह पे r अपॉन cos थीटा, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। अब ये cos थीटा चला जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। फाइनली यहाँ पे रो और जी नीचे भेज दो तो आपको h का इक्वेशन मिल जाएगा, एंड दैट h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो r और g, ये आपका हाइट आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका लिक्विड कितना ऊपर उठेगा कैपिलरी के अंदर, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपके लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है। सरफेस टेंशन मैंने बताया था कि लिक्विड के कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब लिक्विड आपस में कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पे आपका सरफेस टेंशन डिपेंड करेगा। तो एक तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिक्विड लिया है। दूसरा cos थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट। नाउ एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने मर्क्यूरी ले लिया तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होगा ग्लास के साथ, अगर आपने इसके अंदर ऑयल भर दिया तो उसका इसके साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास के साथ अलग होगा, वाटर भरा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होगा। इसका मतलब आपका जो कैपिलरी ट्यूब है वो किस मटेरियल का बना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका हाइट कितना ऊपर उठेगा। तीसरी बात यहाँ पे डेंसिटी, आपके लिक्विड का डेंसिटी क्या है। डेंसिटी जितना ज्यादा होगा हाइट उतनी ही कम होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में है। चौथी बात रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कैपिलरी, ये जो कैपिलरी है उसका रेडियस। तो यहां पे देखो कि R जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब H विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब आपका कैपिलरी ट्यूब जितना पतला होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर का लिक्विड ऊपर उठेगा। एंड फाइनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G जितना ज्यादा होगा H उतना ही कम होगा। इसका मतलब अगर सपोज करो आपने पानी भरा है कैपिलरी में और आपने यहां डिप कर दिया और कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे है, तो एक हिसाब से वो अपना हाइट वहां पे अटेन कर लेगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, सेम अपैरेटस को, सेम डिवाइस को अगर आप लेके चले जाते हो जुपिटर पे, तो जुपिटर पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, ऐसे केस में उसके अंदर का जो लिक्विड लेवल होगा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ही कम हाइट मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है इसको ज्यूरिन्स लॉ बोलते हैं, पर इस ज्यूरिन्स लॉ में ध्यान रहे कि आपका बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब T, थीटा, रो और G ये कांस्टेंट रहने पर आपका H R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप सेम लिक्विड लेते हो, सेम कैपिलरी रखते हो, तो ऐसे केस में बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, तो हाइट रेडियस पे ऐसे डिपेंड करेगा, जितना पतला आपका ट्यूब उतना ही ज्यादा उसके अंदर हाइट ऊपर उठेगा, या फिर अगर फॉल हो रहा है तो उतना ही नीचे आपका फॉल हो जाएगा, जितना पतला आपका रेडियस होगा, उसमें क्लियरली आपको कैपिलरी एक्शन दिखेगा। तो भाई चलो, ये तो बात हो गई प्रेशर डिफरेंस मेथड से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा मेथड का यूज करेंगे जिसको बोला जाता है फोर्स मेथड, क्योंकि ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपके प्रेशर के बेसिस पे था। अब हम लोग यहाँ पे फोर्स मेथड यूज करेंगे और फोर्स के टर्म्स में हम समझाने की कोशिश करेंगे
कि कैसे आपका कैपिलरी जो है उसके अंदर का लिक्विड ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सुनना, और यहाँ पे हम लोग पहले ये समझेंगे कि भाई फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। तो मैं सारा पार्ट जो है वापस से हटा देता हूँ और फिर उसी सिचुएशन में चलते जहाँ पे आपका कैपिलरी जो है वो राइज हो चुका है। अब देखो इस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि इसमें भाई फोर्स कैसे कैसे लग रहा है। मैं यहाँ पे आपको इमेजिन करवाने के लिए मैंने एक बॉटल रखा हुआ है। ये मान के चलो कैपिलरी ट्यूब है। अब हालांकि कैपिलरी ट्यूब इतना मोटा नहीं होता है, बहुत ही पतला होता है, स्ट्रॉ जैसा। स्ट्रॉ को भी आप कैपिलरी बोल सकते हो, पर यहाँ पे इमेजिन करने के लिए ये तुम जस्ट इमेजिन करो कि ये आपका कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पे लिक्विड कॉलम बाहर का है। ये जो बाहर का लिक्विड कॉलम है ना, ये यहाँ से है। यहाँ से आपका ये वाला पार्ट अगर मैं बोल दूं, यहाँ से लिक्विड कॉलम ऐसे राइज हुआ, तो यहाँ से लिक्विड कॉलम ऐसे यहाँ तक राइज हो चुका है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि इतना लिक्विड कॉलम राइज हुआ है। समझ गए? अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि ये जो मेनिस्कस आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर मेनिस्कस है यहाँ पे, किसका? लिक्विड का है। इसके और ये आपका जो सॉलिड है, कैपिलरी है, उसके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एडेसिव फोर्स होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। आपका जो सरफेस टेंशन है, मैंने बताया था सरफेस टेंशन होता है सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, लेकिन कैपिलरी एक्शन जो होता है वो सॉलिड पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब सॉलिड कौन सा लिया है और लिक्विड कौन सा लिया है। सो कैपिलरी एक्शन आपका कोहेसिव प्लस एडेसिव फोर्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सॉलिड और इस लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम एडेसिव फोर्स बोलते हैं। उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका हाइट कितना ऊपर जा रहा है। इन शॉर्ट, आपका जो कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स है उस दोनों पे कैपिलरी एक्शन डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस होंगे वो कैसे लगेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये आप इमेजिन कर सकते हो ना कुछ इस तरह से 3 डायमेंशन में है। तो ये जो सर्कल में पार्ट में है, यहाँ पे जो लिक्विड सॉलिड के साथ चिपका हुआ है, इसका ये सरफेस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये फ्री सरफेस है। नाउ सरफेस टेंशन के फोर्सेस की वजह से फ्री सरफेस जो है वो सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो फ्री सरफेस खुद को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करता है, और ये जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस अंदर की ओर लगने की कोशिश करते हैं, जिससे वो चाहता है कि अपना लिक्विड सरफेस जो है वो सिकुड़ के छोटा करे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो लिक्विड सरफेसेस हैं वो किससे अटैच्ड है? आपके कैपिलरी ट्यूब से अटैच्ड है। तो इन शॉर्ट होता क्या है कि कैपिलरी ट्यूब इन सारे लिक्विड सरफेस को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन लिक्विड सरफेस अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब जब वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इस लिक्विड इस जो तुम्हारा ग्लास है उस ग्लास से वो अटैच्ड है, तो अगर मान लो मैं यहां पे कोई चीज चिपका दूं और आप उसको पकड़ के खींचोगे, तो आप होता क्या है कि क्योंकि वो इस दीवार से चिपकी हुई है, तो आप अगर इसको खींचोगे तो वो वाला पार्ट जो है वो दीवार को खींचने की कोशिश करता है। एन एक्शन रिएक्शन के हिसाब से अगर वो दीवार को खींचने की कोशिश करेगा तो दीवार भी उसको पकड़ के खींचेगा। यही यहां पे हो रहा है। लिक्विड का जो सरफेस है वो खुद ही में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडेसिव फोर्सेस की वजह से वो सॉलिड से चिपके हुए हैं। तो होता क्या है इस चक्कर में कि वो सॉलिड को भी अंदर खींचने लग जाते हैं, और सॉलिड को वो टी फोर्सेस से खींच रहे हैं, सरफेस टेंशन की फोर्सेस से खींच रहे हैं। तो अब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सॉलिड भी उसके ऊपर लगाता है और सरफेस को, लिक्विड सरफेस को ऐसे बाहर की ओर खींचता है, एग्जैक्टली उतने ही फोर्स से और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से। दिस इज ऑल्सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। हम लोग को यह पता है कि यह एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, तो आपका ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा यहां पे भी हो जाएगा। अब देखना ध्यान से कि ये जो फोर्सेस आपके लग रहे हैं वो एक्चुअली बाहर की ओर लग रहे हैं। जो ये सॉलिड इस लिक्विड सरफेस पे लगा रहा है एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, और ये हर डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब यहां अगर देखोगे तो इस लिक्विड सरफेस पे यहां फोर्स लग रहा है, यहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है, एक अलग अलग एंगल पे, एक ही एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। अब इस फोर्स को तुम क्या करो, 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। कंपोनेंट में डिवाइड करना आता है हम लोग को। यहां पे एक एक्सिस ऐसे चूज कर लो और एक एक्सिस सीधा ऐसे चूज करो। ना इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर इसका कंपोनेंट देखोगे तो जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है ये हम लोग को पता है वो टी कॉस थीटा आ जाता है, और जो थीटा से अलग होता है वो टी साइन थीटा।
यहां पे भी देखोगे तो ये आ जाएगा आपका टी कॉस थीटा और ये आपका आ जाएगा टी साइन थीटा। अब तुम इस टी को भूल जाओ क्योंकि तुमने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। मतलब तुम ये कह सकते हो कि अब एक फोर्स इस लिक्विड सरफेस पे बाहर की ओर लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। टी साइन थीटा बाहर, टी कॉस थीटा ऊपर, और ये हर पॉइंट पे लग रहा है। यहां पे तो दो ही दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में हर पॉइंट पे लग रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब इस लिक्विड सरफेस पे टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा सब ऊपर लग रहा है ऐसे ऐसे, और टी साइन थीटा ऐसे 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 हॉरिजॉन्टली बाहर आ रहा है हर डायरेक्शन में। अब ये सारे टी साइन थीटा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक टी साइन थीटा यहां लग रहा है तो एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट में टी साइन थीटा यहां भी लगेगा। एक टी साइन थीटा पीछे लग रहा है तो एक टी साइन थीटा आगे लग रहा है, तो वही सारे के सारे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सारे टी साइन थीटा तो गायब। अब सारे टी कॉस थीटा सब ऊपर की ओर लग रहा है और ये पूरा टी कॉस थीटा मिलकर इस लिक्विड लेवल को ऊपर उठाने लग जाता है ऐसे, और ये तब तक ऊपर उठाएगा जब तक कोई एक फोर्स नीचे की ओर लगकर इसको बैलेंस ना कर दे। तो क्वेश्चन ये है कि नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है जो इस सारे टी कॉस थीटा वाले फोर्स को बैलेंस कर पाए। कौन सा लग रहा है बताओ। इस लिक्विड कॉलम का जो ऊपर उठ रहा है उसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट, देखो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा ये वैसे वैसे लिक्विड कॉलम का जो मास है वो बढ़ते जाएगा, तो उसका वेट बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो इतना वेट बढ़ चुका होगा उसका कि अब टी कॉस थीटा वाले फोर्सेस उसको ऊपर नहीं उठा पाएंगे, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और तब हम बोल सकते हैं कि जो टोटल अपवर्ड फोर्स है, टोटल अपवर्ड फोर्स जो कि टी कॉस थीटा वाले सारे फोर्सेस हैं, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। जब ये हो जाए तब आपका लिक्विड कॉलम राइज होना उसी पॉइंट पे बंद हो जाएगा। अब यहां पे हम ये दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। देखो सरफेस टेंशन के फोर्सेस जो होते हैं, टी का फॉर्मूला होता है F/L। इसका मतलब अगर आपको फोर्स चाहिए तो आपको क्या करना है, सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे ऊपर ले जाने वाला सरफेस टेंशन जो है वो सिर्फ टी कॉस थीटा है, ना कि पूरा टी। तो हम टी की जगह पे क्या लेंगे बताओ, सिर्फ टी कॉस थीटा लेंगे। सो अपवर्ड फोर्स में आपका टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आ जाएगा। और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है बताओ इस पे, इस पूरे लिक्विड कॉलम का वेट, वेट क्या होता है mg। बस इसको आगे सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। सो नाउ दिस टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब आपको ये देखना है कि ये पूरा टी कॉस थीटा कितने लेंथ पे लग रहा है। तो हमने देखा कि ये एक्चुअल में पूरे के पूरे सर्कल पे लग रहा है ऐसे, है ना। तो सर्कल का जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस, एंड दैट इज 2πr। वेट इस लिक्विड कॉलम का। अब इस लिक्विड कॉलम को हम मान सकते हैं कि ये एक तरह से सिलेंडर है, ठीक है। यहां पे एक अगर सिलिंड्रिकल सरफेस इसको मान के चले हम लोग, तो ये h हाइट ऊपर गया है, राइट। और यहां पे आप देखोगे तो इसका जो एरिया है, ये सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², राइट। तो यहां पे आप देखो टी कॉस थीटा लेंथ तो 2πr हो गया। वेट को, अच्छा हाँ एक चीज, इसका वेट हमको लेना है ना, वेट मास इंटू mg। अब देखो डेंसिटी किसी भी लिक्विड का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा बताओ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इंटू g। ओके, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2πr, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्योंकि आपका जो लिक्विड कॉलम राइज हुआ है उसको हम मान सकते हैं कि वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज πr²h इंटू जी। तो यहां से देखो कुछ कट रहा है, r कट रहा है यहां से, पाई कट रहा है यहां से, और आपको फाइनली वही इक्वेशन मिल जाएगा, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ρrg। इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है। तो ये दूसरे तरीके से हमने सॉल्व किया जिसको हमने बोला फोर्स मेथड, समझ गए, राइट। अब मैंने ये भी बोला था कि ये कैपिलरी राइज के लिए हम लोगों ने डिराइव जरूर किया है, लेकिन कैपिलरी फॉल के लिए भी आपका सेम इक्वेशन वैलिड है। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी का जो डेरिवेशन है वो होता है खत्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।